हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला। एक्चुअली वीडियो बनाने वाला नहीं था मैं, क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। लेकिन मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे, तो मैंने देखा कि लोग आपको पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं टीयर 3 के बारे में। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं और दुनिया भर की बातें हो रही हैं, लेकिन कहीं भी काम की बात नहीं हो रही है। अभी जो 2-3 दिन ही तो बचे हुए हैं, 2-3 दिन में तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम जो गलतियां कर सकते हैं संभावित रूप से, उसको हम बचा सकें, है ना। अभी कोई ये नहीं कर सकता कि आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक दे के कोई चमत्कार कर दे। पहली बात तो वो एक्सपेक्टेड टॉपिक का मतलब क्या होता है, कुछ भी आपको 10 टॉपिक की लिस्ट दे देगा, आपको मिसगाइड ही होना है। ओके तो आपको भी इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जितना भी आपका पोटेंशियल है ना, जो भी आपको आता है, उसको करने में आप गलतियां ना करो। क्योंकि डेफिनेट सी बातें, छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी बातें ऐसी होंगी जो टीयर 3 में शायद आप नजरअंदाज कर दो, आप या ध्यान ना दो, और वहां पर आप गलतियां कर बैठो और अपने नुकसान करवा दो। क्योंकि ऑब्वियसली इसके मार्क्स भी ऐड होने ही एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, ज्यादा बड़ा बनाऊंगा नहीं वीडियो। और मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा वो चीजें बताने की जो आपको भी अप्लाई करना है 2-3 दिनों में, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको क्या नहीं करना है, जो कि मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे, उससे आपको बचना चाहिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी एक्सपेक्टेड टॉपिक को सीरियसली मत लो। कोई आपको बताता है कि एक्सपेक्टेड टॉपिक है, उसको सीरियस से खारिज कर दो। आप कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे अभी, क्योंकि देखो 3 दिन बचे हुए हैं। 3 दिन में क्या नया पढ़ लोगे। जब आप कोई लेटर राइटिंग करते हो या ऐसे राइटिंग करते हो, स्पेशली ऐसे राइटिंग में यार बॉडी में आपको बहुत कुछ लिखना होता है। आपका बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, या आपको बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स डालना होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप कुछ नया पढ़ने बैठोगे ना, कुछ याद नहीं कर पाओगे। तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। अभी आपको जरूरत है, जो कॉन्फिडेंस आपके पास में है उसको आप अपने पास बनाए रखो। और आप एग्जाम जब देने जाओगे ना, तो आपके पास में काफी आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हो। ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है अगले 3 दिनों में। आप कोई नया टॉपिक ना पढ़ें, आप वो टॉपिक निकालें जो आपको सबसे अच्छा आता है। ऐसे भी टॉपिक्स होंगे डेफिनेटली जिनकी नॉलेज आपको बहुत अच्छी होगी। अभी रिसेंटली मान लीजिए कोई भी इश्यूज हुए हैं, कोविड-19 पैंडेमिक के ऊपर हो सकता है, या कोई भी इशू, नार्को टेररिज्म जैसे कि नार्कोटिक्स का या ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू हुआ है एसएसआर की डेथ के बाद। ओके, तो बॉलीवुड इसमें इन्वॉल्व था, या अंडरवर्ल्ड की बातें हुई है। तो ये नार्को टेररिज्म पता है बहुत बड़ा इशू है वैसे भी। तो इसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा डेफिनेटली न्यूज में। जो भी आपने पढ़ा है ना, जो आप सबसे अच्छा जानते हो, उस टॉपिक को उठाओ और उस पर ऐसे लिखना स्टार्ट करो। और अपनी हैबिट बनाओ 3 दिनों में अच्छा ऐसे लिखने की। टॉपिक कोई भी हो, आपको एक कॉपी तो आपके पास में होगी। अगर आपके पास में कॉपी नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप डाउनलोड करो और उस फॉर्मेट में आप लिखने का आदत डाल लो। अगर आपने अब तक आदत नहीं डाली है तो आपने बहुत गलत किया है। अभी से आप डाउनलोड करो और उस जो बक्से बने होते हैं उन बक्सों में लिखने की आदत डाल लो। बिकॉज एग्जाम में आपको ये समय नहीं मिलेगा कि आप बक्सों को सजाने में आपको टाइम मिले। आपका पूरा फोकस उस टॉपिक के ऊपर होगा, ठीक है। तो बहुत ही नेचुरल तरीके से आपको बक्सों के अंदर लिखना आना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है तो अभी के अभी आप डाउनलोड करो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, और उसके ऊपर ही आप ऐसे लिखो। जितने भी टॉपिक्स आप लिख सकते हो उसके अंदर लिखना शुरू कर दो। बक्सों के अंदर बीचों बीच आप वर्ड्स लिखना, ऐसा मत करना कि वर्ड्स क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखना, मतलब जब आप लिखोगे तो आपकी कॉपी नीट लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए। कंटेंट अपनी जगह होता है फ्रेंड्स, लेकिन क्लीनलीनेस भी अपने आप में कोई चीज होती है, ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपकी कॉपी देख करके कोई कीड़े मकोड़े रेंग रहे हो। हैंडराइटिंग से मतलब नहीं है कि हैंडराइटिंग अच्छी है खराब है। हैंडराइटिंग आपकी एवरेज भी हो तो भी कॉपी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, काटा पेटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसे प्रैक्टिस से हो सकता है। 2-3 दिन में आप नंबर ऑफ एसेज, नंबर ऑफ लेटर्स लिखो, ताकि आपको हैबिचुअल हो जाए उस चीज की कि कैसे आपको लिखना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो कोशिश करना कि इस तरह से आप ऐसे लिखो और लेटर लिखो, और ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करो कि कैसे आपको लिखना है। टॉपिक्स को छोड़ दो। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कोई आपको बता नहीं सकता, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये सब फालतू की बातें हैं। टॉपिक वो आएगा जो आपने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा। तो आपको क्या काम आने वाला, आपका इनर स्ट्रेंथ, आपकी अपनी नॉलेज जो आपने आज तक गेन की है। आप ग्रेजुएट हो, आपको बहुत कुछ पता है, तो उसी नॉलेज को बाहर निकालने की वो एबिलिटी होती है ना, उसको डेवलप करो इन 2-3 दिनों में। और उस एबिलिटी को यूटिलाइज करना एग्जाम में। जो भी आने वाला है उसको अच्छे से अच्छे लिखने की प्रैक्टिस और अच्छी तरह से लिखने की प्रैक्टिस, ऑलराइट। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है लेटर राइटिंग में और ऐसे राइटिंग में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि लेटर राइटिंग जो होता है उसमें 7 अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जो आपको चेक करना होता है, आपको लिखना होता है। वैसे ऐसे राइटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो उसके बारे में आप जान लो कि उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटर राइटिंग की। देखो, लेटर राइटिंग में 2 प्रकार के लेटर आ सकते हैं। एक तो फॉर्मल लेटर होगा या इनफॉर्मल लेटर होगा। फॉर्मल मतलब क्या, कि आप किसी इंस्टीट्यूट को लिखते हो, या बैंक को, या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, या
कि किसी भी ऐसे इंप्लॉय को, आप ऑफिसर हो किसी इंप्लॉय को, या आप इंप्लॉय हो अपने बॉस को लिख रहे हो, ठीक है, तो ये होते हैं फॉर्मल लेटर्स। एक होता है इनफॉर्मल लेटर, जो पापा बेटे को लिखता है, बेटे पापा को लिखता है, भाई बहन को लिख रही है, ठीक है, तो ये होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। तो ये दो प्रकार के लेटर्स आते हैं, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन होती है, इसमें 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। 7 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो हो गया सेंडर्स एड्रेस, जो सबसे ऊपर लिखा जाएगा, वो लेफ्ट में लिखाता है, ओके। उसके बाद फिर आएगा आपका डेट, फिर आएगा रिसिपिएंट्स एड्रेस, मतलब कि जिसको लेटर जा रहा है उसका एड्रेस, ये आपको पता होना चाहिए ऑर्डर। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, मतलब कि किस पॉइंट के ऊपर, किस इश्यू के ऊपर आप लेटर लिख रहे हो। उसके बाद आपका सैल्यूटेशन, तो सैल्यूटेशन जैसे कि आप डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ये कब आप डियर सर लिखोगे या कब आप रिस्पेक्टेड सर लिखोगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, अपने वेबसाइट पे मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद आपकी बॉडी आती है। बॉडी को आप 3 पार्ट्स में लिखते हो। बॉडी ऐसा नहीं कि आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया, अगर आपको लेटर राइटिंग दिया गया है तो प्रॉपर उसमें आपको 3 हिस्सों में लिखना पड़ेगा। एक आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा जहां पे आप स्टार्ट करते हो अपने लेटर को, फिर उसके बाद आपकी मेन बॉडी आती है, फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है। इस प्रकार से जो पूरी बॉडी भी होगी ना, उसको आपको 3 पार्ट्स में लिखना है लेटर में। मेन बॉडी जब आप लिखोगे तो उसके अंदर आप जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपका होगा, उसमें कुछ फ्रेजेस होते हैं जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उससे क्या होता है ना, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है रीडिंग करने वाले को, एग्जामिनर को, कि आपको पता है कि इसकी स्टार्ट कैसे की जाती है। उसके बाद फिर कंक्लूडिंग कुछ रिमार्क्स होते हैं जो कि आप लिख सकते हो जब अपना लेटर आप एंड कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं, 8-10 प्रकार के होते हैं, 8-10 प्रकार के आपके इनिशियल रिमार्क्स होते हैं। तो ये सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वेबसाइट के लिंक है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। उनको सब रट लो आप अच्छे से, और उनको यूज करो अभी लेटर राइटिंग में, ताकि आपको वो याद हो जाए और एग्जाम में उनको ऐसा कैसे चिपका के आ जाना, ताकि वो लगे कि आप एक स्टैंडर्ड तरीके से लेटर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद जब फाइनली आप लेटर को क्लोज करोगे तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होना चाहिए, जिसमें आप लिखते हो योर्स सिंसियरली, योर्स लविंगली, योर्स ओबीडियंटली। तो ये जो आप लिखते हो, ये किसके लिए क्या लिखते हो? आप किसी सीनियर एम्प्लॉय को या जूनियर को लिख रहे हो, या किसी ऑफिसर को आप किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में किसी ऑफिसर को आप को लेटर लिख रहे हो, तो वहां पर आप योर्स लविंगली नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या लिखते हैं। तो वो सारी चीजें वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो और उसको रट लो। और जब ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो सारी चीजें आप देखते रहना कि कौन सी चीज कहाँ यूज करना, ताकि आपको पता चल जाए कि किसका यूज कैसे होना चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली अगर आपको नहीं पता होगा तो एग्जाम में आप क्या करोगे, आप गलतियां करके आओगे। ये छोटी छोटी गलतियां आपको बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि हर चीज का एक तरीका होता है। किसी भी चीज को आपको एड्रेस करना है, किसी भी आप अथॉरिटी को एड्रेस कर रहे हो, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है। आप किसी के लिए भी कुछ भी वर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे आप योर्स लविंगली लास्ट में लिखते हो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, तो योर्स लविंगली आप अपने भाई या बहन के लिख सकते हो, या अपने पेरेंट्स के लिख सकते हो, या अपने कजिन के लिए, अपने कोई रिश्तेदार के लिखते हो जिसको आप लव शो कर रहे हो, ठीक है। किसी अथॉरिटी को, किसी ऑफिसर को आप योर्स लविंगली नहीं लिखते। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स है, छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए। इससे अपने नंबर आप बचा लोगे कम से कम, ठीक है। क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं हो सकता कि एकदम से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो आपको आता है वही आप एग्जाम में जाकर लिखने वाले हो। कुछ नया तो आप याद कर सकते नहीं, लेकिन इन चीजों से आप नंबर बचा सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपको ना पता और आप गलती कर जाओ, ठीक। तो ये हो गया लेटर की बात है। वैसे ऐसे के लिए भी ये कहूंगा कि ऐसे की प्रैक्टिस अच्छे से करो। ऐसे को भी वैसे ही लिखना, 3 पार्ट्स में ऐसे होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वहां पर आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जब कोई ऐसे आपका पढ़ेगा ना, तो उसको ये पता होना चाहिए कि यू आर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप अच्छा खासा जानते हो, तभी जाकर के सामने वाला कन्विंस होगा कि हाँ आपको बहुत कुछ पता है और आपने अच्छा ऐसे लिखा है। क्योंकि एक चीज समझना दोस्तों, हुआ क्या, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आया है ना, ये इंटरव्यू को हटा के आया है। इसके पहले यहाँ पर इंटरव्यू हुआ करता था 2015 तक, और 2016 से डिस्क्रिप्टिव हुआ है। तो इंटरव्यू को हटाने का मतलब क्या है? इंटरव्यू में क्या टेस्ट किया जाता था? इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती थी, आपकी नॉलेज चेक नहीं की जा रही है। आप किसी भी चीज पे कैसे रिएक्ट करते हैं। आपको 10 सवाल पूछे जाए, 10 सवाल में से 9 सवालों पे आप अगर पास बोल दें, आपको नहीं आता बोल दें, सॉरी बोल दें, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो एटीट्यूड आपका होता है ना सॉरी बोलने का, वो इंपॉर्टेंट होता है। आप एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसमें आप कितने कॉन्फिडेंट है और आप मिसगाइड करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं एग्जामिनर को, जो आपकी जो सामने इंटरव्यूअर बैठे हैं। वही चीज आपकी चेक होती है डिस्क्रिप्टिव पेपर में। नॉलेज तो जितनी आपकी है उतनी आप उसको बढ़ा नहीं पाओगे, ठीक है। उसको ऐसा नहीं कि आप आपके 10 में से 5 आपकी नॉलेज, 10 में से 8, 5 से 8 बढ़ा लोगे, पॉसिबल ही नहीं है ना, 3 दिन में कैसे होगा। बट जब आप लिख रहे हो तो लिखने में अपना नीट क्लीनलीनेस ला सकते हो, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख सकते हो, और ऑनेस्टली जो भी लिखना चाहो ऑनेस्टली आप लिखो, तो उसका नंबर आपको मिलेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो वही मैं कहना चाहता कि कोई भी नया टॉपिक मत उठाना। जैसा कि मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए। कोशिश करो कि जो आपको आता है उसके ऊपर अच्छे से लिखो, और
ऐसे को लिखते कैसे हैं उसकी प्रैक्टिस करो। 3 दिन तक कम से कम 15-20 ऐसे लिखने का प्रयास करो, सुबह से शाम तक बैठे रहो और लिखते जाओ बहुत सारे ऐसे। और अच्छी तरह लिखना, मतलब जमा करके बॉक्स के अंदर बीचों बीच जमा करके लिखना, ताकि आपको आदत पड़ जाए कि अच्छा ऐसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। एग्जाम के टाइम पे आपको ये समय नहीं मिलेगा कि आप जमाने बैठो, क्योंकि आपका पूरा फोकस रहेगा टॉपिक के ऊपर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।